कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, तो आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. And ancient philosophy, देखो एक्चुअल में क्या था, साफ बात देखनी है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स सारी दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई थी कि जो हमारा मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, तो वो किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, कैसे बना है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम सब क्यूरियस थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि उस टाइम में, मतलब बहुत पहले, एक महर्षि थे जिनका नाम था कन्नड़। ठीक है, तो महर्षि कन्नड़ ने इस बात को बोला कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते जाएंगे, उसको छोटा और छोटा करते चले जाएंगे, तो वो जो हमारा मैटर है, मैटर को ही हिंदी में कहते हैं पदार्थ, ये जो हमारा पदार्थ है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पार्टिकल इतना छोटा बन जाएगा कि आप उसको फर्दर और छोटा यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और ये जो सबसे छोटी यूनिट है जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ पा रहे, उस छोटी यूनिट को महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया परमाणु। ठीक है, एक और इंडियन फिलोसोफर थे, उनका नाम था पकुधा कत्ययमा। इन्होंने ये बोला, these particles normally exist in a combined form which give us various forms of matter. इन्होंने कहा कि वो जो महर्षि कन्नड़ ने बताया था कि सबसे छोटी यूनिट, किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलते हैं परमाणु। तो ये जो परमाणु है ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट कंबाइंड विद अनदर स्मॉलेस्ट यूनिट, इसके साथ कंबाइंड है और स्मॉलेस्ट यूनिट, मिल करके पूरा एक कंपाउंड बना हुआ है। और कंपाउंड की फॉर्म में ये क्या करते हैं, पूरी मतलब कंबाइंड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। और कंबाइन हो करके बहुत सारे पार्टिकल्स कंबाइन हो गए और उससे हमारा मैटर जो है वो जनरेट हो गया। और उसी टाइम पे एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहें, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। कि ऐसे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे जिनको फर्दर तोड़ पाना या डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। यही चीज तो कन्नड़ जी ने भी बोली थी। ऑल्सो डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इनविजिबल पार्टिकल्स एटम्स। एटम, ये जो वर्ड है ना एटम, इस वर्ड का ही मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डेमोक्रिटस ने वो सबसे छोटी यूनिट को नाम दे दिया था, और नाम क्या दिया था, एटम। कन्नड़ जी ने उसको क्या बोला था, परमाणु। ठीक है, all this was based on the philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. 18th century तक हमें कोई भी एक्सपेरिमेंटली वैलिडेशन यानी फिक्स स्टैंप लगा करके ऐसा नहीं मिला था कि हाँ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि सबसे छोटी यूनिट एटम है। ये जो एटम वाली चीजें हैं, चाहे वो कन्नड़ जी ने बताई हो या डेमोक्रिटस जी ने बताई हो, ये सारी ही चीजें हमारी फिलोसफिकल लेवल पे चल रही थी। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. फिर क्या हुआ कि 18th century तक साइंटिस्ट को ये समझ में आ गया था कि एलिमेंट एक अलग चीज होती है और कंपाउंड एक अलग चीज होती है, दोनों में डिफरेंस है। और अगर उन्हें ये पता चल गया था कि दोनों में डिफरेंस है, तो फिर वो क्या हुए, इंटरेस्टेड हो गए इन चीज़ों की और खोजबीन करने में
कि एलिमेंट कैसे कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं। तो आगे देखो, एंटोनी एल लवॉइजर led the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. ये एंटोनी लवाइजर ने क्या किया, इन्होंने दो लॉज दिए जिससे हमें पता चला कि केमिकल कैसे कंबाइन करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अभी हम देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज, देखो फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो देखो इसको हम सीखेंगे एक एक्टिविटी से। हमने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, ये जो आपके सामने है इस तरीके का, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, ऊपर हमने कॉर्क लगाई हुई है और कॉर्क के साथ में देखो इधर पे ये थ्रेड एडजस्ट किया हुआ है। ये जो थ्रेड है ये टेस्ट ट्यूब को भी बांध रहा है, पकड़ के रखा हुआ है। इसको ये डिप नहीं होने दे रहा, और हमारी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली हमारे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर भी एक सॉल्यूशन है। तो अभी देखते हैं, आप इनमें से कोई भी सेट ले सकते हैं, या तो आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए, उसके साथ सोडियम कार्बोनेट ले लो, आप बेरियम क्लोराइड उसके साथ सोडियम सल्फेट ले लो, नहीं तो आप लेड नाइट्रेट उसके साथ में सोडियम क्लोराइड ले लो। ठीक है, तीनों में से कोई भी आप सेट ले सकते हैं। Prepare separately a 5% solution of any one pair of substances listed under X and Y in water. आपको क्या करना है, एक 5% सॉल्यूशन बनाना है इन तीनों में से किसी भी एक पेयर का। मतलब या तो आप ये फर्स्ट पेयर ले लीजिए, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, नहीं तो ये सेकंड पेयर ले लीजिए, नहीं तो थर्ड पेयर ले लीजिए। तीनों में से कोई भी एक पेयर आपको लेना है। ओके, take a little amount of solution of Y in a conical flask and add some solution of X in an ignition tube. Then आपने क्या करना है कि जो आपका ये है Y जो है, यानी ये वाले जो तीनों हैं, इनमें से कोई भी एक लेना है और वो कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ पे डाल देना है ये। देन आपको एक बहुत ही छोटी सी टेस्ट ट्यूब भी क्या, इग्निशन ट्यूब लेनी है। इग्निशन ट्यूब भी दिखने में टेस्ट ट्यूब जैसी ही होती है, पर ये मानिए ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती है इग्निशन ट्यूब, पतली। वो जो स्ट्रॉ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जब भी हम जूसेस पीते हैं या कोई भी लिक्विड ऐसे, तो वहाँ पे स्ट्रॉ मिलता है ना, वो स्ट्रॉ को ही मान लीजिए कि उसको आप ग्लास में कन्वर्ट कर दो, वैसी होती है इग्निशन ट्यूब। अब आपको क्या करना है, इग्निशन ट्यूब इसमें हैंग करनी है। इग्निशन ट्यूब में क्या फिल करेंगे, इनमें से कोई भी, एक्स में से कोई भी एक आप फिल करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे ही करना, अगर सोडियम कार्बोनेट है तो उसके साथ कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट है तो उसके साथ बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है तो उसके साथ लेड नाइट्रेट। इंटरचेंज मत कर देना कि सोडियम सल्फेट ले लिया और साथ में कॉपर सल्फेट ले लिया, ऐसे नहीं करना। ओके, जो पेयर दिया हुआ है ऊपर आपको ये ही लेना है आपको। नेक्स्ट, अगर आप ऐसा डिप करेंगे उसके बाद क्या होगा, हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, see the solution do not get mixed, put a cork on the flask. इसके बाद आप क्या करेंगे कि weigh the flask with its contents carefully. अब आपको पूरे कॉनिकल फ्लास्क को weigh करना है, उसका वेट करना है कि कितना वेट है इसका। ओके, now tilt and swirl the flask so that the solution X and Y get mixed. अब आपको क्या करना है, देखो जो यहाँ पे थी ना इग्निशन ट्यूब, ये धागे को कुछ इस तरीके से लूज छोड़ना है कि इग्निशन ट्यूब इसके अंदर डिप हो जाए और इग्निशन ट्यूब का जितना भी सॉल्यूशन है ये सभी सॉल्यूशन बाहर ग्रीन वाले मिक्सचर के साथ में, यानी Y के साथ, जो कंटेंट कॉनिकल फ्लास्क में है उसके साथ में मिक्स हो जाए। तो बेसिकली हम इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं X और Y की। उसके बाद आपको दोबारा से वेट करना है और फिर देखना है व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क। डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its content change? तो होगा क्या, आपने इन दोनों को मिक्स तो कर दिया, लेकिन मिक्स करने के बाद भी इनका जो वेट होगा वो सेम रहेगा। मतलब पहले जो कॉनिकल फ्लास्क का वेट था, रिएक्शन होने पे भी सेम वेट है, वो चेंज नहीं करेगा। और यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed
इन अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो टोटल मास होता है, ना तो वो मास अपने आप क्रिएट हो सकता है और ना ही वो मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। जितना आप लेते हैं टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, वो मास उतना ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये किसने दिया था? लवाइजर ने दिया था। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportions, irrespective of where the compound came from or whom prepared it. ये कह रहे हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कोई भी जो कंपाउंड होता है, हर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स हर जगह के कंपाउंड में सेम होते हैं। समझ आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। देखो, अगर हम बात करें पानी की, पानी अपने आप में एक कंपाउंड है। क्यों? H2O, ये दो एलिमेंट से मिलकर के बना है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप कहीं पे भी चले जाइए, कहीं का भी पानी ले लीजिए, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही कंबाइन करके बना होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके घर का जो पानी है उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, या जो समुद्र का पानी है उसमें ऑक्सीजन ही ना हो। आप कहीं पे भी जाके देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मिलेंगे ही मिलेंगे पानी में, और उनका रेशियो कितना होगा? बाय मास देखते हैं कि मास का रेशियो कितना है। तो देखो, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन के लिए आप मास कितना लेंगे? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? 16 ग्राम। 16 प्लस 2 18 ग्राम, टोटल 18 ग्राम हो गया। ठीक है, अब रेशियो देखो, 2 ग्राम मिक्स्ड विद 16 ग्राम। अगर इसको 1 के रिस्पेक्ट में निकालें तो कितना आएगा? 1 ग्राम मिक्स्ड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यही होगा ना। तो रेशियो कितना है? 1:8। तो ये कहता है कि आप कहीं का भी पानी ले लीजिए, पानी में हमेशा ये जो रेशियो है ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास, ये हमेशा 1:8 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, thus if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. तो अगर आप 9 ग्राम पानी को, पानी का कितना हुआ? 9 ग्राम हो गया, 9 ग्राम पानी को डिकम्पोज करेंगे तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन ये देखने को मिलेगा। हमेशा आपको ये ही मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अमोनिया की बात कहता है तो कहता है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनका रेशियो हमेशा कितना होता है? 14:3। तो आप कभी भी देखो, किसी भी अमोनिया का देखो, हर अमोनिया के मॉलिक्यूल का रेशियो आपको यही मिलेगा। इससे हमें मिला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इस लॉ ने हमें बताया, इसने स्टेट किया दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। एक केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इन अमोनिया इज 14:3। अब इसके बाद क्या हुआ? जो नेक्स्ट प्रॉब्लम साइंटिस्ट को फेस हुई थी वो ये था, टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। ये जो लॉज हैं इनकी एक अच्छी खासी एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देना। ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डेल्टन। उन्होंने बोला कि उन्होंने बेसिक थ्योरी दिया मैटर के नेचर के बारे में। डेल्टन ने कौन सा आइडिया लिया? उन्होंने कहा idea of divisibility of matter, which was still then just was a philosophy. He took the name atoms as given by the Greek and said that the smallest particle of matter are atoms. His theory was based on the law of chemical combination. क्यों composition बोल रही हूँ इसको? combination है। देखो, तो ये जो डेल्टन आए थे बाद में, इन डेल्टन ने क्या किया? जॉन डेल्टन ने कहा कि वो जो आप फिलोसफिकल आइडिया ले रहे थे डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का, कि मैटर को तोड़ते रहो तो वो छोटे से छोटे पार्टिकल में जाएगा, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एटम जो होता है
वो सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का। तो इसी के बेस्ड पे हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो उसका नाम पड़ा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, और इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। ठीक है, ये बने हुए हैं डेल्टन अंकल, इनको देख लें। तो चलो, अब डेल्टन थ्योरी बोलती क्या है? अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. The postulates of this theory may be stated as follows. सबसे पहले डेल्टन अंकल ने हमें ये बताया कि जितने भी मैटर है दुनिया में, ऑल मैटर्स, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा पार्टिकल, दैट इज एटम्स से मिल करके बने हुए हैं। ठीक है, देन कहते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये इनकी थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट, या आप बोल सकते हैं कि इनकी थ्योरी ने जो बातें बताई थी उनमें सबसे पहली बात ये है कि सभी मैटर, सभी सब्सटेंसेस बहुत ही छोटे पार्टिकल के बने हुए होते हैं, और उन छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट, एटम्स जो हैं आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम क्या होते हैं? indivisible particle होते हैं, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. एटम इतने छोटे साइज के हैं कि ना तो आप उनको बना सकते हैं और ना ही आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के टाइम पे या केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ आप एटम्स को क्रिएट नहीं कर सकते, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। थर्ड, atoms of given element are identical in mass and chemical properties. एक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उन सबका मास जो है वो सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी आइडेंटिकल होगी, एक जैसी होगी। फोर्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं तो उनका मास भी अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो है, जब वो कंपाउंड बनाते हैं, पहली बात एटम मिल करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और एटम जब कंबाइन करेंगे तो वो कंबाइन करते हैं इन अ रेशियो, इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, जैसे कि 1:8, 14:3, 7:2, ऐसे कुछ भी होल नंबर रेशियो में ये कंबाइन करेंगे। ठीक है। फिफ्थ, सिक्स्थ, the relative number of kinds of atoms are constant in a given compound. Number and kind of atom, जैसे अगर मैं बात करूं H2, तो बच्चों ये यही बोल रहा है कि H2O फॉर्मूला किसका है? वाटर का। तो आप कहीं का भी वाटर लो, चाहे अपने घर का लो, स्कूल का लो, ट्यूशन का लो, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O मिलेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होंगे, इनका रेशियो हमेशा 1:8 की फॉर्म में होगा। यानी एटम्स का रेशियो और एटम्स का कॉम्बिनेशन की 2 हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 ऑक्सीजन एटम, ये हमेशा क्या मिलता है? सेम होता है, फिक्स होता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? Have you ever observed a mason building walls? From where walls a room and then collection of rooms to form a building? What is the building block of huge buildings? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building block of all matter are atoms. ये सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि बेटा जब घर बनता है तो हमें पता है कि घर कैसे बनता है। ईंट, उसके साथ में दूसरी ईंट, उसके साथ में तीसरी ईंट, ऐसे ईंटों को जोड़ते रहते हैं तो पूरी की पूरी दीवार बन जाती है। और उस दीवार को भी अगर आप जोड़ रहे हैं किसी और चीज के साथ में तो क्या होगा कि पूरी की पूरी दीवार को हम जोड़ देते हैं, पहले दीवार बना लेते हैं। ऐसे हमने एक वॉल बना ली, ठीक है। अब ऐसे ही हमने और वॉल्स बना ली और ऐसे वॉल्स हमारी जुड़ गई। उससे क्या हुआ कि उससे एक रूम बन गया। और रूम बनने के बाद अगर आप बहुत सारे रूम्स को कंबाइन कर देंगे तो उससे क्या होगा? पूरा का पूरा घर बन जाएगा, ठीक है।
और ऐसे बहुत सारे अगर रूम है, मतलब बहुत ज्यादा ही है, तो उससे पूरा बिल्डिंग अच्छी खासी बंगला बन जाएगा। वही चीज ये बोल रहा है कि एट बेसिकली क्या है कि आपने सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे घर बनाने में क्या थी, ईंट थी। किसी भी मैटर की अगर हम बात करें तो उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन होगी, एटम होगी। हाउ बिग आर एटम्स, तो एटम के बारे में हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी सब्सटेंस इज एटम। हाउ बिग एटम्स आर, एटम कितने बड़े होते हैं, क्या साइज होता है, एटम जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ more than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper। मतलब एक जो आपका नोटबुक में पेपर होगा ना, तो वो पेपर जो भी है वो मिलियंस ऑफ एटम्स से मिलकर के बना हुआ होगा, ठीक है। अब हर एटम का साइज अलग अलग होता है। जैसे आप सब्सटेंस चेंज कर दोगे तो सब्सटेंस के चेंज होने के साथ साथ उसका एटम का साइज भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो इसके एटॉमिक रेडियाई, एटम का रेडियस होता है 10 to the power -10। अगर हम बात करें पानी की तो इसका होता है 10 to the power -9। हीमोग्लोबिन 10 to the power -8। ग्रेन ऑफ सैंड, मिट्टी का जो एक छोटा सा पार्टिकल है, 10 to the power -4। चींटी 10 to the power -1 -2। और तरबूज वाटरमेलन 10 to the power -1। याद आपको नहीं करने हैं, ये सिर्फ था एनसीईआरटी में, तुमने पढ़ लिया। हर एक का कितना होता है आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। We might think that if atoms are so insignificant in size, they should be, why should we care about them? अगर एटम का साइज इतना ही ज्यादा छोटा है कि बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो फिर हमें उनकी फिक्र करने की क्या जरूरत है, क्यों पढ़ रहे हैं हम उसको? This is because our entire world is made up of atoms। हमारी पूरी दुनिया किसकी बनी हुई है, एटम्स की। We may not be able to see them, but they are there। हम चाहे देख पाए या ना देख पाए एटम को, बट वो वहां पर है एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग व्हाटएवर वी डू। दो मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सर्फेसेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम। देखो आप मानो या ना मानो, लेकिन एटम तो है, एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है। इतना छोटा है कि नेकेड आई से हमें दिखता भी नहीं है, लेकिन हमने मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प से एक मैग्नीफाइड इमेज निकाल रखी है। मतलब किसी भी सरफेस की आप मैग्नीफाइड इमेज निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे जो गिवन है, ये मैग्नीफाइड इमेज है सिलिकॉन की सरफेस की, और मैग्नीफाइड इमेज में हम एटम्स को पता कर सकते हैं। मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ये जो पहले क्या हुआ कि एटम की खोज हुई, उसके बाद हर एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल बनाना शुरू कर दिया कि फलाना एलिमेंट है तो उसके एटम का सिंबल ये, जैसे ये आपको दिख रहे हैं गोलू गोलू, हाइड्रोजन इसका सिंबल ये, फास्फोरस इसका सिंबल ये किसका सिंबल होता है, अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कॉपर उसका सिंबल ये, गोल्ड इसमें बीच में जी लिख दो और साइड में थोड़े कांटे कांटे बना दो। कार्बन इसका सिंबल देखो, बस ये ग्रे कर दिया। सल्फर ये भी पता है हमें किसका सिंबल होता है, ये हॉस्पिटल्स में देखा आपने, गोल तो नहीं होता लेकिन ऐसे बना होता है, राइट। लेड, प्लैटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी। तो ये कुछ एलिमेंट्स है, अगर आप याद रख पाए तो और अच्छी बात है। In the beginning, the name of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time। पहले क्या होता था कि जिस प्लेस पे वो एलिमेंट मिलता था उसी के अकॉर्डिंग हम उस एलिमेंट का नाम लिख देते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस, सिप्रस से मिला तो हमने उसका नाम लिख दिया कॉपर। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, कुछ जो है वो स्पेसिफिक कलर से लिए गए, जैसे कि गोल्ड, ये इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब होता है येलो। गोल्ड दिखता भी कैसा है, येलो, इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया गोल्ड। नाउअडेज IUPAC हमारी जो इंटरनेशनल यूनियन है ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने अप्रूव कर लिया है इन नेम्स को, अग्री कर लिया कि ठीक है हम मान लेते हैं। मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। First letter of symbol is always written as a capital letter and second letter of small letter lower case। तो हम क्या करते हैं, अब हमने नए सिंबल निकाले, क्योंकि पहले वाले वो जो हम गोला गोला बना करके कर रहे थे तो उतने तो सफिशिएंट नहीं थे, वो कम पड़ जाएंगे, कितनी ही वेरिएशन बनाएंगे। अभी हमने IUPAC ने बोला कि आप एक काम करो,
जैसे कि हाइड्रोजन, H से शुरू हो रहा है, कैपिटल H इसका सिंबल बना दो। आप ज्यादा करें तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे अल्यूमिनियम, तो अल्यूमिनियम में कैपिटल A और A के बाद जो भी आएगा वो आपको स्मॉल लिखना है, तो A और स्मॉल l, ये सिंबल हो गया एल्यूमिनियम का। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, कैपिटल A कैपिटल L नहीं लिखेंगे, कैपिटल A स्मॉल l, दिस इज सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। अगर हम बात करें कोबाल्ट की, तो कैपिटल C स्मॉल o, कैपिटल C कैपिटल O, ये आप नहीं कर सकते, ये गलत है, ये कोबाल्ट का सिंबल नहीं है, ठीक है। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. Example, देखो अगर क्लोरीन की हम बात करें, तो क्लोरीन CH है ना, तो इसका सिंबल CH होना था, लेकिन हमने H ना लेकर के, H को हटा दो यहाँ से और L लगा दिया, L इसके अंदर आ रहा है, ये थर्ड लेटर है, तो ये इसका सिंबल हो गया क्लोरीन। कुछ एलिमेंट्स में हमने ये भी किया है कि जो एडजस्ट है, जस्ट उसके साथ में सिंबल आ रहा है, उस सिंबल नहीं सॉरी, जस्ट उसके साथ में लेटर आ रहा है, जैसे C के साथ में H आ रहा है, तो हमने H को ना लिख करके L को ले लिया, उसको बना दिया, ठीक है। जिंक में भी हमने ऐसा ही किया है, Z और N बीच में आई आ रहा था, उसको छोड़ दिया। अदर सिंबल्स हैव टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, और कुछ सिंबल्स हमने कहाँ से लिए हैं कि उनकी लैटिन नेम जो है, तो लैटिन नेम से हमने उसके यहाँ पे केमिकल नेम निकाले हैं। कुछ लैटिन है, कुछ जर्मन है, कुछ ग्रीक है, सबका मिक्सचर है। For example, the symbol of iron is Fe from its Latin name ferrum. Sodium is Na from the Latin name natrium. Similarly, potassium is K from the Latin name calcium. ठीक है, ये सभी क्या है, इनके लैटिन नेम थे, फेरम, नेट्रियम, कैलियम, तो हमने लैटिन नेम से इनके सिंबल उठाए हैं। Each element has a name and a unique chemical symbol. तो हमारे पास हर एलिमेंट के लिए एक उसका सिंबल है, एक उसका नेम है, और कुछ एलिमेंट्स के लिए हमारे पास लैटिन नेम भी है। The passage of time, repeated usage of will automatically be able to reproduce the symbols. तो कोई नहीं, हम अच्छा एक चीज और, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे आ जाओ। एटॉमिक मास टेबल की अगर डिस्कशन करेंगे, रुक जाओ। The most remarkable concept of Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने हमें बताई थी वो क्या थी, एटॉमिक मास थी। इन्होंने ये कहा था कि हर एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, हर एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक यूनिक एटॉमिक मास होता है। The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the law of chemical combination and the compounds form. तो हुआ क्या कि उसके बाद साइंटिस्ट पीछे पड़ गए कि अब तो हम एटॉमिक मास निकाल करके मानेंगे। तो फिर एटॉमिक मास उन्होंने निकाला कैसे? देखो, अगर सिर्फ एटॉमिक मास निकालना है तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया था उनके लिए, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं होगा, रिलेटिव होगा, ठीक है। और निकाला किसकी हेल्प से? वही दो लॉज अपने, पहला हो गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म, और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसकी मदद से, ठीक है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसका सिंबल होता है C कैपिटल O। कोबाल्ट का सिंबल क्या था? C स्मॉल o, और C कैपिटल O किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसमें हमें पता है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म्स CO. In other words, हम ये कह सकते हैं कि कार्बन combined with 4/3 times its mass of oxygen. Suppose we define the atomic mass until atomic mass unit as equal to the mass of one carbon atom, then we would assign carbon as the atomic mass of one unit. अगर हम atomic mass unit, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AMU भी लिख सकते हैं, AMU नहीं है ये, एटॉमिक मास यूनिट है, इसको अगर हम लिखते हैं, हुआ क्या कि हमने कहा एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन IUPAC वाले ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको यूनिफाइड मास की फॉर्म में लिखेंगे, एटॉमिक मास की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम, क्योंकि अगर आप एटॉमिक मास यूनिट लिखते तो वो इक्वल होता है किसके?
atomic mass equal to the mass of one carbon atom, then we would assign carbon as the atomic mass of 1. तो हम कार्बन को कहते हैं कि कार्बन का atomic mass कितना है, 1 है. And ऑक्सीजन has atomic mass of 1.33, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन को अपने आप ही 1.33 का वो मिल जाता कि इसका atomic mass है 1.33. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to whole numbers as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to 2 reasons. पहले उन्होंने ऑक्सीजन को ही मान लिया था कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास यूनिट निकालेंगे और इसलिए इसका ले लिया था 1/16. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड. ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन करती है और कंपाउंड बनाती है. दिस एटॉमिक मास यूनिट के मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर. ये जो एटॉमिक मास यूनिट है इसकी वजह से मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या थे, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के जो मास थे वो क्या था, होल नंबर था. जबकि 1961 में तो फर्स्ट क्या था कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता था और बहुत सारे कंपाउंड बना देता था. दूसरा है कि एटॉमिक मास जो है बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास मिला वो कैसा था, होल नंबर मिल रहा था. However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope, बहुत important है ये, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring the atomic masses. इनको कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए था कि हम इसके रिस्पेक्ट में इसको स्टैंडर्ड बना करके दूसरों का एटॉमिक मास निकाल लें. तो इन्होंने कार्बन-12 आइसोटोप को माना. कार्बन जो है उसका जो ये वाला एक आइसोटोप होता है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा. तो कार्बन-12 आइसोटोप जो है दैट इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड कि हम इसके रेफरेंस में दूसरों को निकाल लेंगे. वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल to exactly 1/12 mass of one atom of carbon-12. The relative atomic mass of all the elements have been found with respect to an atom of carbon-12. तो ये जो कार्बन-12 था, ये 12 को अलग मत समझना, इसको आप पढ़ते हुए ऐसे मानिए ये पूरा कार्बन-12, ये नाम ही है इसका. जैसे विटामिन B12 होता है वैसे ही कार्बन-12 ये इसका नाम ही है. ठीक है, सिर्फ कार्बन नहीं, कार्बन-12 इसका नाम है, ऐसे मान लो फिलहाल के लिए. तो इन्होंने कहा कि वन एटॉमिक मास जो होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट, ये किसका मास होता है, ये जो कार्बन-12 है इसके एक एटम का 1/12 मास उसे कहा गया है एटॉमिक मास यूनिट. जैसे मानो ये एक एटम है किसका, कार्बन-12 का. कार्बन-12 का एक एटम हो गया, इस पूरे एटम का 1/12 ऑफ द मास. That is considered as, मान लेते इतना आ रहा है, ठीक है, छोटू सा, that is considered as atomic mass unit. नेक्स्ट देखो, जो relative atomic mass है of all elements have been found with respect to an atom of carbon-12. तो यही कार्बन-12 के एटम के रिस्पेक्ट में हमने निकाला relative atomic mass. Imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him. He takes a watermelon and says this has a mass equal to 12 units. He makes 12 equal pieces of watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of watermelon. Now he sells his fruits by relative fruit mass unit as shown in the figure. तो देखो यहाँ क्या किया है, एक वाटरमेलन है, इसको कट कर लिया है 12 पीसेस में. अब इसका जो एक पीस है इसको आप कितना बोलोगे, पूरा देखो अगर ये एक रोटी थी, हमने इसके 4 टुकड़े कर लिए, सपोज ये चारों इक्वल हैं. अब इस पोर्शन को, जो शेडेड पोर्शन है, कितना बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे, राइट. तो उसी तरीके से ये वाटरमेलन जो है इसके अगर हमने 12 पीसेस किए हैं, 12 पीसेस इन टोटल, तो एक पीस को कितना बोलेंगे, 1/12 पार्ट ऑफ इट, राइट. और अब क्या हो रहा है कि वो जो सब्जी वाला है या फ्रूट सेलर है वो इस टुकड़े के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे एक तराजू में ये एक टुकड़ा ले लिया, इसके रिस्पेक्ट में बाकी सब्जियों को तोल के दे रहा है, बाकियों को मेजर कर रहा है. यही काम साइंटिस्ट कर रहे थे, बस वो वाटरमेलन से नहीं कर रहे थे.
वो किससे कर रहे थे? कार्बन 12 आइसोटोप से। उन्होंने कहा कि ये कार्बन का पूरा एटम हो गया, इसका पार्ट निकालो छोटू सा, ये 1/12 पार्ट है, और इसी की हेल्प से हम बाकी एटम्स को, बाकी सभी एलिमेंट्स को मेजर करेंगे, उनका एटॉमिक मास निकालेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। ठीक है। सिमिलरली द रिलेटिव मास ऑफ एटम्स of an element is defined as the average mass of an atom as compared to the 1/12 of the mass of the carbon atom. बस वही कार्बन एटम की हेल्प से इन्होंने एटॉमिक मास और रिलेटिव मास की स्टडी करी थी। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? अब देखो, एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का आपको दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। अब ये जो है एटम्स, ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं? तो हमने कहा एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयन। एटम क्या करते हैं? एटम फॉर्म करते हैं। तो देखो, एटम जो होते हैं ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयन। एटम जो है वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, आयन बना लेते हैं। These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel and touch. तो होगा क्या कि ये हो गया एटम, या तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा या फिर ये आयन बनाएगा, और मॉलिक्यूल या आयन बनाने के बाद ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और इनके कंबाइंड फॉर्म से पूरा का पूरा मैटर जो है वो जनरेट हो जाएगा, और उस मैटर को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो इसमें बात उठती है कि एटम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो मॉलिक्यूल में और दूसरा आयन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या होता है। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. मॉलिक्यूल क्या होता है कि अगर मानो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम कंबाइंड विद हाइड्रोजन का दूसरा एटम, और ये कंबाइंड कैसे हैं? एक दूसरे से बहुत टाइटली कंबाइंड है, केमिकल बॉन्ड से, इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और फोर्सेस कैसे हैं इनके बीच में? अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो हम कहेंगे कि अगर दो एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड है, एक अट्रैक्टिव फोर्स उनको होल्ड कर रहा है स्ट्रांगली, टाइटली, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे। अगर आपने लिया होता हाइड्रोजन ना लेकर के कुछ और, तो हम कहते कि हाँ इसका मॉलिक्यूल है। जैसे नाइट्रोजन है, अगर मान लो नाइट्रोजन और इसमें बॉन्ड बना रखे हैं, तो हम इसको लिखेंगे N2, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब देखो, a molecule can be defined as the smallest particle of an element or compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance. एक मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड का, और ये अपने आप में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। अब आपको लगेगा मैम सबसे छोटी यूनिट तो हम एटम को बोल रहे थे, तो फिर एटम, अब आप मॉलिक्यूल को कैसे बोल रहे हो सबसे छोटी यूनिट? बेटा एटम जो होता है ये सबसे छोटी यूनिट तो है, पर यह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो हम कह देंगे एटम। लेकिन मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करती है, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल। एटम की सबसे छोटी, मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो है एटम। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये सिर्फ हाइड्रोजन नहीं रह सकता। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? बॉन्ड बना के दूसरे हाइड्रोजन से। सिर्फ अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है पर इंडिपेंडेंट नहीं है। मॉलिक्यूल जो है वो सबसे छोटी ऐसी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेती है। ठीक है, ओके। अब कहता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये एक एलिमेंट हो गया ए, ये दूसरा एलिमेंट हो गया बी। तो ए के बहुत सारे एलिमेंट, ए के बहुत सारे एटम्स होंगे, एलिमेंट बी के बहुत सारे एटम्स होंगे, तो ये आपस में भी बॉन्ड बना सकते हैं। ए ऐसे एग्जिस्ट कर लेंगे, मतलब कि सेम एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करके एग्जिस्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। या फिर
एक एलिमेंट ए का एटम दूसरे एलिमेंट बी का एटम ये भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं और एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। एक एलिमेंट के अंदर अगर मैंने सोडियम ले लिया तो सोडियम का हर एक एटम क्या होगा, या अगर हम बात करें मॉलिक्यूल के टर्म में, हम पानी ले लेते हैं H2O, तो H2O का हर एक मॉलिक्यूल क्या होगा, H2O, 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 पानी का हर एक मॉलिक्यूल H2O, H2O, हमेशा ऐसे होगा, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना होगा। Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that element. But this is not the case with most of the non-metals. बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि जैसे आर्गन है या हीलियम है, ये इंडिपेंडेंटली ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। आर्गन अपने आप में AR एग्जिस्ट करता है, हालांकि इनका नंबर बहुत ही कम है, बहुत ही कम चुनिंदा ऐसे एटम्स हैं या हम कहीं ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अपनी एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट दिस सभी नॉन मेटल्स के साथ में ये केस नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हेंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल O2। ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा तो O2 के फॉर्म में करेगा, 2 एटम कंबाइंड है यहाँ पे, इसीलिए हम कह रहे हैं इसको डायटोमिक। अगर 3 एटम कंबाइन होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइन है, O3 बन रहा है, तो हम कहते हैं उसको ओजोन। ओजोन स्पेसिफिकली ऑक्सीजन का ही नाम, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ एटम कंबाइन होंगे एक मॉलिक्यूल बनने में और उस मॉलिक्यूल के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में, उसी को कहते हैं एटॉमिसिटी। जैसे ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन में मतलब मॉलिक्यूल में 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, मिनिमम हो या मैक्सिमम, इस बेचारे को मतलब ऑक्सीजन गैस बनानी है तो इसको 2 एटम्स चाहिए, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2। ओजोन में 3 चाहिए तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3। देन बोलता है metals are some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of very large and indefinite number of atoms bonded together। metals में और कुछ और हमारे पास elements हैं, जैसे कि हो गया कार्बन, इनका सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि इनमें क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। मतलब कार्बन 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 कार्बन, क्या हो सकता है इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हो सकता है क्लोरीन, तो ये बहुत जॉइंट मॉलिक्यूल्स हो गए, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर हम इसको सम अप करें जितना हमने अभी तक सीखा है, तो देखो बच्चों छोटी सी बात है कि किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एटम, ठीक। पर ये एटम जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, या हम यूं बोले कि हर एक एटम, हर सब्सटेंस का एटम, हर एलिमेंट का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम कहते हैं कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल आप बोल सकते हैं, जैसे आपका हो गया आर्गन, हीलियम, ये बेचारे एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनका नंबर बहुत ही कम है, चुनिंदा मुट्ठी भर ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स एलिमेंट्स ये ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर 2 पे आता है मॉलिक्यूल। तो भाई मॉलिक्यूल ऐसी इंडिपेंडेंट यूनिट है जो अपने आप में एग्जिस्ट कर लेगी, और ये किसी भी मैटर की सबसे छोटी ऐसी यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाती है। अगर इंडिपेंडेंसी वाला फैक्टर हटा दो तो फिर तो मॉलिक्यूल से छोटा एटम होता है। मॉलिक्यूल के अंदर सेम एक ही एलिमेंट, एक एलिमेंट A, B, C, तो एक एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा के भी हो सकते हैं, A, B, C भी हो सकता है, तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, तीनों मॉलिक्यूल कंसीडर होते हैं। अब देखो आर्गन, आर्गन सिंपल AR अपने आप में सिंगल एग्जिस्ट करता है, मोनोटॉमिक है। हीलियम ये भी He एग्जिस्ट करता है, मोनोटॉमिक है। ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक है। हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक है। नाइट्रोजन N2 डायटोमिक, क्लोरीन Cl2 डायटोमिक, फॉस्फोरस P4 टेट्राटोमिक, सल्फर S8 मोर देन 4 को हम बोल देते हैं पॉलीटॉमिक,
ठीक है, तो ये हो गया पॉलीएटम। ये सब इनकी एटॉमिसिटी दी गई है कि इसमें कितने एटम्स कंबाइंड होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, atom of different element joined together in different proportions to form a molecule of compound। तो होता क्या है कि बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं, एक फिक्स्ड एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं और उससे हमारा कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड अपने आप में एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे पानी वही अपना फेमस एग्जांपल। तो इसमें 2:2 मतलब 1:8 बाय मास में कंबाइन कर रहा है वाटर H और O। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड है। वही हम बात करें CO2 तो कार्बन ऑक्सीजन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, इस तरीके से। अभी आपको कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, जैसे कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल मतलब वाटर हो गया, तो इसका होता है अपना H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों एलिमेंट से कंबाइन करके बने। अमोनिया ये होता है हमारा NH3 तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन और ऑक्सीजन को मिला करके बना है। देन ये इनका रेशियो दे रखा है, H2O में तो हमने देख ही लिया 1:8 होता है। सिमिलरली N और H का रेशियो 14:3 होता है। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 होता है। What is an ion? Ion क्या होता है? Compound composed of metal and non-metal contain charged species. The charged species are known as ions. देखो कभी कभार जो कंपाउंड होते हैं उनमें दो तरीके के मतलब मेटल और नॉन मेटल के चार्ज्ड स्पीशीज प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम बात करें NaCl, ये अपने आप में कंपाउंड है, Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, तो इन पे चार्जेस प्रेजेंट है। जिन पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। एक आयन अपने आप में क्या है, यहाँ से आप कर सकते हैं an ion is a charged particle and can be negatively or positively charged। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकता है। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो आप उसको बोलते हैं एनायन, अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो आप उसको बोलते हैं कैटायन। ठीक है, जैसे NaCl इसके अंदर ये सब हो गए। अभी जो चार्ज है ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग। जैसे कि देखो अब आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना है। मैग्नीशियम सल्फाइड MgS मैग्नीशियम और सल्फर से बना है। सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम और क्लोरीन से बने हैं। देन इनका रेशियो निकाल लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू मास, तो कहता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो 5:2 है, मैग्नीशियम सल्फाइड का 3:4 है, NaCl का 23:35.5 है। नेक्स्ट कम्स राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। कोई भी केमिकल फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आओ देखते हैं कैसे लिखेंगे। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कौन सा एटम कितना कंबाइन करेगा, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, उसको बोलते हैं उसकी वैलेंसी, मतलब कितने से कंबाइन करेगा। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. Valency of an atom can be thought of as hands or arms of an atom. तो ये बेसिकली ऐसे, जैसे मान लो एक बच्चा इधर पे है, इस बच्चे के दो हाथ हैं, राइट, और अगर आपके स्कूल में बोल दिया गया कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ, तो ये जो तीन बच्चे हैं, ये A, ये बच्चा B, ये बच्चा C, तो A अगर B का हाथ पकड़ रहा है तो उसके पास एक तो ये वाला हाथ फ्री है, ये वाला और ये वाला, इससे कंबाइन करेगा, यानी एक हाथ इसका यहाँ यूज अप होगा। बच्चा B जो है ये दूसरा हाथ अपना इसके साथ C के साथ यूज कर सकता है। तो B वाले बच्चे ने कितने बॉन्ड बनाए? दो, मतलब कितने लोगों से कनेक्ट हो सकता है? दो से। क्या ये और लोगों से कनेक्ट हो सकता है? कनेक्टिविटी हाथ से ही होनी चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके हाथ नहीं है, मतलब दो हाथ हैं, दो से ज्यादा नहीं है, तो दो से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। वैसे ही आपका एटम है कि किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसके पास कितनी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी के बेस पे आप बता सकते हैं कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा। आओ सीखते हैं कैसे। ह्यूमन बींग्स ये सब हमने कर लिया है। तो देखो सोडियम का सिंबल आता है ये Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर
Ag positive, copper 1 Cu positive, magnesium Mg2 positive, calcium Ca2 positive, zinc Zn2 positive, iron Fe2 positive, Cu2 copper मतलब copper 2 Cu2 positive, aluminium Al3 positive, iron 3 Fe3 positive. अब ये कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट है. हाइड्रोजन H पॉजिटिव, हाइड्राइड याद रखना बच्चों इसको, हाइड्राइड है ये, H नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव. आइड वाला जहां भी मिले आपको मिले तो आइड में कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगा. -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है. इसमें जनरलाइज मत निकालो कि आइड आएगा तो हमेशा -1 ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N3-, ऐसे. अभी इसमें देखो अमोनियम NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 नेगेटिव, सल्फेट SO4 नेगेटिव और लास्ट फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव. ठीक है. The rules that you have to follow while writing a chemical formula are as follows. The valencies or charges on the ion must balance. तो अगर आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले कहता है वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ द आयन मस्ट बैलेंस. किसी भी आयन की वैलेंसीज या फिर उसके चार्जेस जो है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए. सेकेंड कहता है when a compound consists of metal and non-metal the name of symbol of metal is written first. जब अगर किसी कंपाउंड के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों होंगे तो आप पहले जो नाम लिखेंगे वो मेटल का लिखेंगे फिर नॉन मेटल का लिखेंगे. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, पहले मेटल आएगा कैल्शियम फिर ऑक्साइड नॉन मेटल. अगर ये आयरन सल्फाइड, आयरन मेटल है ये पहले आएगा, सल्फाइड बाद में आएगा नॉन मेटल. कॉपर ऑक्साइड, कॉपर पहले मेटल Cu और उसके बाद में O. Where oxygen, chlorine, sulfur, non-metals are written on the right, where calcium, oxygen, iron and copper, not oxygen sorry, are metals and are written on the left. सभी metals को हमने लेफ्ट पे लिखा है और मतलब पहले लिखा है सिंबल लिखते हुए और सभी नॉन मेटल्स को बाद में. In compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. In case of number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. तो देखो क्या कह रहा है कि अगर आप पॉलीएटॉमिक आयन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो पॉलीएटॉमिक आयन के केस में हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, फिर हम नंबर मेंशन करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट रेशियो बता सके. बाकी अगर सिंपल है जैसे Na भी 1 है, OH भी 1 है तो आपको 1 लिखने की या ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप सिंपली भी लिख सकते हैं. अब बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.